हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ यूपी ट्रिपल एससी 2018 प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जीएस पेपर की एनालिसिस देखेंगे। 22 और 23 दिसंबर 2018 को चारों शिफ्ट में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें जीएस के पार्ट में कितने क्वेश्चंस ऑन एवरेज आए थे उन्हें देखेंगे। हिस्ट्री में 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्योग्राफी में 7। जैसे किसी शिफ्ट में ये 7 की जगह 8 होंगे, किसी शिफ्ट में ये 7 की जगह 6 होंगे। तो मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके आपको यहाँ पर एवरेज क्वेश्चंस बताए हैं। इकोनॉमिक्स में 2, पॉलिटी में 4 क्वेश्चंस के आसपास, साइंस में 2 क्वेश्चन, करंट में 9, मिसलेनियस जीके में 6 और आपके यूपी स्पेशल से 9 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन। इन्हीं के आधार पर जो हमारा वीडियो का री एग्जाम होगा हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन जीएस पेपर का। हमारा पहला प्रश्न है, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। यहाँ पर राजम की जगह होगा आपका राजन। तो देखिएगा, ऑप्शन ए सितार, बी वायलिन, सी तानपुरा, डी बांसुरी। तो जो श्रीमती एन राजन है उनका संबंध ऑप्शन बी वायलिन से है। अब यहाँ पर हम बाकी के ऑप्शंस देखेंगे। जो आपके ये बांसुरी के वादक हैं तो इनका संबंध जिनसे है वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, और सितार के बहुत ही फेमस आपके वादक हैं पंडित रविशंकर। तो याद रखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है। तो देखिएगा, ये 2018 में पेपर हुआ था तो इसमें करंट के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2019, क्योंकि 2018 का पेपर था तो उसके लिए करंट में पूछा गया था कि अगले वर्ष में 2019 में कब अर्धकुंभ का आयोजन होगा। अब ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि आगामी अब जो एग्जाम होगा तो उसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि अब हमारा नेक्स्ट अर्धकुंभ कब होगा या महाकुंभ कब होगा। तो 2025 में ऐसे आप क्वेश्चंस अब करंट के भी देख लीजिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। ऑप्शन ए बच्चे के जन्म पर, बी नामांकन पर, सी मुंडन पर, डी विवाह पर। तो देखिएगा, जो लेडीज महिलाएं खुशी में सोहर गीत गाती हैं तो वो बच्चे के जन्म पर गाती हैं, खासकर यूपी में, ये आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इसका होगा ऑप्शन सी हमारा बरसाना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यूपी है हमारा मथुरा में, ऑप्शन सी यहाँ पर बरसाना सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी श्री मंगल सिंह सुमन, सी महादेवी वर्मा, डी मैथिली शरण गुप्त। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक श्री मंगल सिंह सुमन है। देखिए, हिंदी जो आपका वीडियो का पेपर होता है वो 300 नंबर का पेपर होता है। आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, पता होगा। 1/2 निगेटिव मार्किंग इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि हिंदी में तो आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं, प्लस जीएस के पेपर में भी आ जाती हैं। आपका 50 नंबर का हिंदी का पेपर आएगा, 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीएस आएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो देखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका आगरा। यहाँ से लोग कानपुर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कानपुर नहीं है। आपके किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो वो है आगरा। इससे पहले मैं बता दूं, जो हमने शिवमंगल सिंह सुमन पढ़ा था, याद रखिएगा, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 7th क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इलाहाबाद, सेकेंड आगरा, थर्ड मुरादाबाद और डी है आपका गाजियाबाद। तो आपकी 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद फिर 10 साल बाद 2021 में होनी थी, जो कि नहीं हुई है। तो 2011 के आधार पर जनगणना में आपका कौन सा जिला था जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा इलाहाबाद। अब फर्स्ट नंबर पर है इलाहाबाद, सेकंड नंबर पर कहाँ की जनसंख्या अधिक है, तो याद रखिएगा मुरादाबाद। फिर आपका कौन सा होगा, थर्ड नंबर पर गाजियाबाद। तो इन तीनों की रैंकिंग आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही
सही होगा पल्ली छांदम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीएससी के लेवल का ये क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में पूछा गया है। अच्छा खासा आपका जो वीडियो का पेपर था वो 2018 में क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, उसी के बेस पर आप आगे के एग्जाम की आप प्रिपरेशन करिएगा। और जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, देखिएगा चोल अभिलेखों में जो जैन सभाओं में भूमि दान की गई उसे बोलते हैं पल्ली छांदम, लेकिन जो ब्राह्मणों को दान की जाती थी उसे बोलते थे ब्रह्मदेया। ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, किस शासक के भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो किस शासक ने नींव रखी थी तुगलक वंश की? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिएगा तुगलक वंश के 2-3 प्रमुख शासक हुए हैं, तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है। ये मैंने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर जैसे था वैसे यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हुमायूं, और ये मुगल वंश के शासक थे। अब देखिए मुगल वंश के जितने भी आपके शासक हैं उनके बारे में उन्होंने क्या किया, प्लस उनका कालक्रम कौन कब से कब तक रहा, ये पूरा आप पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, इसको आगे अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा, शाहजहां। अब देखिएगा शाहजहां के आपके समय को जो आपकी वास्तुकला थी उसका स्वर्णकाल बोला गया था, ये चीज याद रखिएगा। शाहजहां जहांगीर जो भी आपकी वास्तुकला होती है, स्थापत्य कला होती है, पेंटिंग्स होती हैं, इसके कई बार में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय को कहा गया था, प्लस किसके समय में जो पेंटिंग थी, जो पेंटिंग्स होती हैं, पेंटर होते हैं, वो बहुत विख्यात थे, तो उसका स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के समय को। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, आपका है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो देखिएगा क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा, देखिए वैसे तो बाकी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी ठीक ये भी ठीक, लेकिन हमें चारों में बेहतर ढूंढना है। तो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो और की कहाँ पर थी? आपका जो पीपल या वटवृक्ष बोला जाता है उसके नीचे निरंजना नदी के किनारे, आप ये चीज याद रखिएगा। और बोध गया को उर्वेला नाम, जगह उर्वेला के नाम से भी जानते थे। अब अगला प्रश्न यहाँ से देखिएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो देखिएगा एक ही जगह पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, एक ही अधिवेशन की, और वो है 1924 में बेलगाम। यदि आपने हम हिस्ट्री का वीडियो ना देखा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आप स्टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट, ये सभी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आप ये हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से तैयार कीजिएगा, और सारे वीडियो चैनल पे दिए गए हैं, उन्हें जाकर देखिएगा। जीएस का कंप्लीट पोर्शन कराया गया है। अब देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही होगा, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने। इन्होंने क्या किया था? सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। 1932 में ही पूना पैक्ट आया था, जिसमें महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य में समझौता हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन बी इलाहाबाद सही होगा। देखिएगा, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो वो नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है, ऑप्शन ए नर्मदा हमारा सही आंसर होगा। प्लस बाकी की जो ये नदियां हैं तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये आपकी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो नर्मदा है वो अरब सागर में।
सेशन में बने रहिएगा। लास्ट में जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी हम वो भी देखेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या का घनत्व भारत में सबसे कम है आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। और इसके बाद सेकेंड नंबर पे जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है वो है आपका मिजोरम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी, जर्मनी, सही आंसर होगा। एक से दो क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं कि डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी में है, प्लस डेन्यूब नदी को जर्मनी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और यूरोप की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है डेन्यूब। अब बात आती है कि यूरोप की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? यहाँ से आपका ऑप्शन सी, एशिया, सही होगा। तो जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा एशिया। फिर दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर पर आपका है दक्षिणी अमेरिका, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन बी, आपका रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। ये आपकी है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अब देखिएगा जो आपके हिमाचल प्रदेश के बांध है ये भी पूछे गए, प्लस जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी है, किस नदी पर कितने बांध हैं, झीलें कौन सी हैं, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यहाँ से ऑप्शन ए आपका कोलंबिया, सही होगा। और कोलंबिया आपका है कहाँ? साउथ अमेरिका में, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो देखिएगा कि जैसे ये आपका ग्लोब है, ये आपकी ये भूमध्य रेखा, तो ये जो ऊपर का है ना ये आपकी क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध है। नीचे आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो आपकी अनुमानित प्रतिशत है उत्तरी गोलार्ध में वो आपका जाएगा 90%, याद रखिएगा। इतनी आबादी आपकी रहती है। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो जो ये क्वेश्चन पेपर बना था 2018 में, तो उस टाइम जो आपके रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे वो थे आपके 14वें नंबर के। अब जो आपकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आपके 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं नवंबर 2022 में, याद रखिएगा। प्लस ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो सांथाल जनजाति से। ये भी क्वेश्चन बनता है तो आपको एक्स्ट्रा में 1-2 पॉइंट पता होने चाहिए। अब देखिएगा अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के टेस्ट के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल बताना है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है, किस आर्टिकल में यह बताया गया है। तो ये है आपका आर्टिकल 123। प्लस भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में बताया गया? तो अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। ये सारे आर्टिकल आप पढ़िएगा। पॉलिटी की भी वीडियो कंप्लीट दी गई है। अब देखिएगा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है। तो देखिएगा राज्यसभा में हमारी टोटल सीट कितनी होती है? 250 में से जो आपकी 238 सीट होती हैं ये तो होती है नॉर्मल आपकी सीट। अब जो 12 आपके जो सीट हैं उनको राष्ट्रपति उन सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये कहाँ से लिए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। किन क्षेत्रों से ये 12 सदस्य चुने जाते हैं? वो है आपका कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो किसे होती है? राज्यपाल को। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ध्यान दीजिएगा 174 में। अब देखिएगा, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये करंट के क्वेश्चन है उस टाइम के। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन डी, नोएडा में, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नोएडा। अगला प्रश्न है, 2018 की ईटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था?
ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा, भारत का स्थान 11वां था। अब आपको 2021-22 के जो भी इंडेक्स हैं वो सारे पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरबीआई के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब विस्तार दिया गया था? तो यहाँ से आपका ऑप्शन है 2020 सही होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सी बैठक कहाँ पे हुई, इंडेक्स आपके जो हैं मेन बुक जो है करंट अफेयर्स में आपको ये सारे क्वेश्चन ये सारे पार्ट देखने होंगे। अगला प्रश्न है विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? यहाँ से आपका ऑप्शन सी गुजरात सही होगा। फिर अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? इसका आपका सही होगा 7। तो कितने मानकों पर? 7 मानकों पर। और ये 7 मानक आपके कौन से हैं? लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, अपराध मुक्त, सामाजिक भागीदारी। ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है आपका तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी COP कनेक्ट सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में, ये सारे करंट अफेयर्स के, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आपका क्वीन अनानास को। फिर अगला प्रश्न है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन बी यहाँ से सही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और जो आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही होगा, वो है भारत। और भारत में भी कहाँ? पंजाब के होशियारपुर में सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन सही था ए मुंबई। फिर अगला प्रश्न है 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? तो देखिएगा यहाँ से आपका हमारे भारत में ही सर्वाधिक मात्रा में दूध होता है, तो ऑप्शन बी भारत सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो पहला तो याद रखिएगा कि जो आपकी प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं वो अस्थायी होती हैं, सेकेंडरी आपकी स्थायी डिवाइसेस होती हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रैम, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकेंडरी डिवाइसेस जो स्थायी होती हैं उनमें जैसे आप हार्ड डिस्क एक्सेट्रा ये होते हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? इसका आपका ऑप्शन डी विजुअल बेसिक सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा, उसे हमला सतह या अटैक सरफेस बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रामाणिकता और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा, उसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो यूपी में जो देखिए अब यहाँ से यूपी जीके भी, तो ये सारे आपके प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान से देने, सारे पोर्शन को सही से पढ़ना है और पिछले साल का जो लेवल है उससे भी एक आपकी नेक्स्ट लेवल की तैयारी इस बार करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 68.7%। अगला प्रश्न देखिएगा
रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? तो 15वीं शताब्दी में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। इसका जो सबसे, इसमें टोटल 7 अध्याय हैं, उसमें सबसे कम आपका जो सबसे छोटा है वो है किष्किंधा कांड। अब ये 7 अध्याय शुरू से लेके पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे कौन कौन से हम देखेंगे। तो सबसे पहला आपका बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर आपका किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे लास्ट है आपका उत्तर कांड। अब देखिएगा यहां से अगला प्रश्न हमारा क्या है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का आपका पहला स्थान है और जो अगला स्थान है वो है सेकंड नंबर पर है वेस्ट बंगाल, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होगा, अंबेडकर नगर में, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और ये जो अंबेडकर नगर है, एक यहाँ पर और एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि ये जो दरगाह है ये किस सूफी संत की है? तो वह है सैयद महमूद अशरफ की, याद रखिएगा। अब हमने यहाँ पर जो भी पिछले ईयर प्रीवियस ईयर के जीएस के सारे क्वेश्चन से उनका डिटेल सॉल्यूशन देख लिया है। अब कट ऑफ देखते हैं कि 2018 में जो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। फिर ये वाला एग्जाम तो आपका जो हुआ था वो कैंसिल हो गया, अब री एग्जाम होगा, तो देखिएगा कि अंदाजा लगाइएगा कि इस बार कितनी जा सकती है। जो आपकी तो अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ थी वो 211 गई थी, अनुसूचित जाति की 185, अनुसूचित जनजाति की 168, ये कितने में 300 में है, ध्यान दीजिएगा। और जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ गई थी वो गई थी 205, 300 में। अब देखिएगा महिला आपकी जो फीमेल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 198, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित इनकी कट ऑफ गई थी 187, भूतपूर्व सैनिक की गई थी 162। बाकी स्क्रीन पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ से हमने ये सेशन कंप्लीट किया। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ।